नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शादी का घर उस वक्त मातम कदे में तब्दील हो गया जब 22 खवातीन कुएं में गिर पड़ी और उनमें से 13 की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक नूररंगिया गांव के स्कूल टोले के रहने वाले परमेश्वर कुशवाहा के बेटे की आज शादी मुकर्रर थी और हल्दी की रस्म कल रात मुकर्रर थी, जिसमें शिरकत के लिए खवातीन और लड़कियों की कसीर तादाद वहां जमा हुई थी और कुएं के पास शादी की एक रस्म अदा की जा रही थी कि कुएं का एक स्लैब मुनहदिम हो गया, जिसकी वजह से 22 खवातीन कुएं में गिर पड़ी। पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से उनमें से 9 को बचा लिया जबकि 13 की मौत हो गई। महलूकीन के वरिसा के लिए फीकस 4 लाख रुपए एक्सग्रेशा का ऐलान किया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुए हादसे पर रंजो गम का इजहार किया और महलूकीन के अरकान खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया। सदर जमहूरिया ने ट्विटर पर ताज़ियती पैगाम में कहा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हादसे में खवातीन और बच्चों समेत कई लोगों की मौत की अफसोसनाक खबर सुनकर दुख हुआ। इस अलमनाक हादसे में अपनों को खोने वाले तमाम सोगवार खानदानों से मेरी गहरी ताज़ियत है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पेश आने वाला हादसा दिल दहला देने वाला है। मैं उन लोगों के खानदानों के तई अपने गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ जिन्होंने इसमें अपनी जानें गंवाई हैं। इसके साथ ही मैं जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करता हूँ। आपको दिखा दिया जाए कि कुएं के अंदर राहत बचाव कार्य का काम चल रहा है। सीढ़ी लगा करके लोगों को निकाला जा रहा है। कुएं से शौचालय साफ करने वाली मशीन से पानी भी निकाला गया है और इसके अंदर अभी कुछ लोगों के फंस एक दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज़ यहाँ पे मार्चोरी में हैं और सारे महिलाएं और बच्चियां हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। अभी उनकी स्थिति यहाँ आने के बाद पता चलेगा। सर यहाँ पे जो कुछ परिजन थे, एक आदमी बताया कि वो 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस ट्राई करते हैं लेकिन सरकारी एम्बुलेंस ने भी मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस अपनी गाड़ियों से ले गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। नहीं, वो जांच का विषय है। पहले तो हम पहले घटना को देख लें, लोग जो घायल है और जो यहाँ का जो काम है उसको देख लें। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी क्लोज नहीं किया गया। उसके बाद जिनकी भी अगर लापरवाही है उस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी और जो मृतक परिजन है उनको हर एक मृतक को 4 लाख रुपए का राहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर स्कूल कॉलेजों में हालात लगातार कशीदा बने हुए हैं। कॉलेजों की इंतजामिया की तरफ से लगातार हाईकोर्ट के अबूरी फैसले का हवाला देकर बाहिजाब तालिबात को अंदर आने से रोका जा रहा है। एक वाकये में हिजाब पहने हुई यूनिवर्सिटी की साबिक तालिबात ने क्लासरूम्स के अंदर जाने का मुतालबा किया। बेलगावी के विजय पैरा मेडिकल कॉलेज के करीब हिजाब पहनने वाली तालिबात की हिमायत में आने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कॉलेज के सामने जमा होने वाले लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और मुतालबा किया कि हिजाब पहनने वाली तालिबात को क्लासरूम्स के अंदर जाने की इजाजत दी जाए। पुलिस के साथ गर्मा गर्म बहस के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। रियासती वजीर दाखिला अरागा ज्ञानेंद्रा ने वजीर आला बसवराज बोम्मई से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की और रियासत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दरिया एहतजाजी तुलबा के खिलाफ अल्लाह अकबर का नारा लगाकर दुनिया भर में शोहरत हासिल करने वाली तालिबा मुस्कान खान मीडिया के PAS कॉलेज से गैर हाजिर रही। रामनगर जिले के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने इम्तिनाई अहकाम जारी करते हुए जिले में फिजिकल क्लासेस को मंसूख कर दिया। पहली जमात के PUC कॉलेज इंतजामिया को 19 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस लेने को कहा गया है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से अमृतसर के लिए उड़ी विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर UK 697 को वापस उतारना पड़ा। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक फ्लाइट में उड़ान भरते ही कोई टेक्निकल परेशानी शुरू हो गई थी। इसके चलते उसे वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उतारा गया। मुसाफिरीन के लिए दूसरी एयरक्राफ्ट का इंतजाम किया गया। एयरलाइंस की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत की पॉलिसियां कम फहम, तफरका अंगेज और मुतकब्बिराना है, जिसकी वजह से मईशत गिर रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन हुकूमत अपनी पॉलिसियों में असलाहात के बजाय मसाइल का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहराने लगी है। डॉक्टर सिंह ने पंजाब के वोटरों के नाम एक वीडियो पैगाम में जुमेरात को कहा कि पिछले दिनों पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में वो पंजाब के लोगों के दरमियान आकर बात करना चाहते थे, लेकिन सेहत की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम असेंबली इंतखाबात में पंजाबियत की शान की हिफाजत के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वजीर आजम की हिफाजत के नाम पर बीजेपी की तरफ से पंजाब के वजीर आला सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और वहां के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसे किसी भी लिहाज से दुरुस्त अमल नहीं माना जा सकता। किसानों की तहरीक के दौरान भी पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश की गई। जिन पंजाबियों की जुर्रत, बहादुरी, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी को पूरी दुनिया सलाम करती है, उस पंजाब के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। पंजाब की बहादुर मिट्टी से पैदा होने वाले एक सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से मुझे इस सारे वाकये से दुख हुआ है। बड़ी इच्छा सी कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। कोरोना के दौर में केंद्र सरकार ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ 7.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ अपनी गलतियों ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, कदे सच ते पर्दा पाउण दी कोशिश नहीं की, कदे देश अते अहुदे दी शान नूं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई के हवाले से मोदी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी हुकूमत न जाने कितने लोगों की मुस्कुराहट छीन चुकी है और आदद और शुमार से साफ है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी घटती जा रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि आदद और शुमार से साफ है कि महंगाई बढ़ रही है और आमदनी घट रही है, लेकिन आवाम की परेशानी और दर्द को किस तरह नापे। कितने कुंबे सूखी रोटी खाने पर मजबूर हैं, कितने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, कितनी खवातीन के जेवरात गिरवी रखे हैं, कितनों की मुस्कुराहट छीन चुकी है मोदी सरकार। ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कि महंगाई 7 महीने की रिकॉर्ड बुलंदी पर जा पहुंची है और रिटेल महंगाई की शरह जनवरी में 6.1% पर पहुंच गई है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माह के दौरान कारखानों में
खाने पीने की अशिया और तैयार अशिया की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। आरबीआई ने अंदाजा लगाया था कि मौजूदा माली साल जो कि 31 मार्च 2022 तक है, उसके लिए अफराती ज़र की शरह 5.3% रहेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कयास गलत साबित होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज पंजाब के अबोहर में रैली को मुखातिब किया। इस मौके पर उन्होंने पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें चन्नी ने यूपी बिहार के भैयाओं का जिक्र किया था। मोदी बोले कि कांग्रेस हमेशा से एक इलाके के लोगों को दूसरे से लड़ाती रही है। मोदी बोले कि कांग्रेस के सीएम ने बयान दिया और दिल्ली के खानदान के मालिक ने बगल में खड़े होकर तालियां बजाई। ये बात पूरे मुल्क ने देखी। आपने इन बयानों से किसकी बेइज्जती करने की कोशिश की है? साथियों, कांग्रेस की जो पार्टनर इन क्राइम एक नई पार्टी यहां आई है, वो भी एक के बाद एक रोज नए झूठ, रोज नई मनगढ़ंत बातें पंजाब में आकर बोल रहे हैं। वो लोग जिनकी दिल्ली में सरकार है, आप अगर इनकी सरकार को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लोग सिखों को, पंजाबियों को डगर डगर पर कितना अपमानित करते हैं। दिल्ली जाओगे तो पता चलेगा। आज पंजाब में आकर सिखों को झूठ बोलने वाले इन लोगों ने दिल्ली में एक भी सिख को न मंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हर स्कूल कॉलेज के बगल में शराब के ठेके खोल करके बैठ गए। भाई, ये कैसे झूठ बोलने में महारथी है और हर पर आराम से झूठ बोलना, आराम से पलट जाना, कोई परवाह ही नहीं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ये पंजाब के किसानों को गाली देते हैं। दिल्ली की हवा खराब हो गई, आपने देखा होगा, ये सब अवेलेबल है, तो मैं कह नहीं रहा हूं। अब दिल्ली में जाओ तो पंजाब के किसानों को गाली दो और यहां आकर के किसानों को गले लगाने की बात करो। किसी के गले उतरेगा क्या? उतरेगा क्या? ये फरेब चलेगा क्या? जब कोरोना की वेव आई तो इन लोगों ने यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोगों को झूठ बोल करके भगा दिया कि बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है, महीनों तक खाना नहीं मिलेगा, भागो। जो लोग पंजाब के पठानकोट में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म पठानकोट आए, मगर वो अपनी रिहाइशगाह से 5 से 6 किलोमीटर दूर किसानों से मुलाकात के लिए नहीं गए थे। उन्होंने किसानों को 1 साल तक एहतजाज करने दिया, जबकि उन्होंने अमेरिका, कनाडा और दुनिया भर के दौरे किए और अपने लिए 16,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर खरीदे। प्रियंका ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने गन्ना किसानों के बकाया 14,000 करोड़ रुपए अदा नहीं किए, यहां तक कि किसानों से एक मरतबा भी मुलाकात नहीं की और उनके वजीर के बेटे ने 6 किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंद डाला। दुकानदार हैं जो अपनी रोजी रोटी चैन से कमाते थे, आज उनकी क्या परिस्थिति है? आज परिस्थिति यह है कि नोटबंदी लाई गई, जीएसटी थोपा गया, कोरोना और लॉकडाउन आया, लेकिन आपके लिए कोई राहत नहीं है। कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय आपने इतना संघर्ष किया, केंद्र सरकार से, भाजपा की सरकार से कोई राहत नहीं आई। स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए किसी ने मदद नहीं किया। रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, रोजगार आते कहां से थे? बड़े बड़े पीएसयू से आते थे, रेलवेज, बीएचईएल, इस तरह के पीएसयू से। सारे के सारे पीएसयू बेच डाले। किसको बेचे? उन्हीं 2 उद्योगपतियों के सामने को बेच दिए, जिनके सामने आप रोज रोज झुकते हैं। बेच दिया आपने, और जो नहीं बेचे हैं उनको
बेचने की योजना कर रहे हैं। रोजगार कहां से आएंगे? आप कहते रहते हैं, ऐलान करते रहते हैं, हम रोजगार पैदा करेंगे। इतने साल हो गए, कोई रोजगार पैदा नहीं हुए। सारे नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं। किसानों को लीजिए, किसानों के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे थे जो किसान के खून पसीने की मेहनत की कमाई उन्हीं उद्योगपतियों को देने जा रही थी। ये थे कानून। आप सब उसको अच्छी तरह से समझे। आपने आंदोलन किया। जो प्रधानमंत्री कल यहाँ पठानकोट आए चुनाव के लिए, वही प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर 5-6 किलोमीटर नहीं आ पाए उन किसानों से मिलने के लिए। 1 साल उनसे आंदोलन कराया। अमेरिका गए, कनाडा गए, पूरी दुनिया में भ्रमण किया। अपने लिए 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए। किसान, गन्ना किसान का जो बकाया है 14,000 करोड़ है पूरे देश का, वो नहीं दिया। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए। दुकानदार हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में मैनपुरी का करहल आज मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। जुमेरात को अमित शाह और मुलायम सिंह यादव ने लगभग एक ही वक्त में इंतखाबी जलसों को खिताब किया। दोनों की रैलियों में करीब 6 किलोमीटर का फर्क था। मुलायम सिंह यादव ने 3 साल बाद पहली बार किसी रैली को मुखातिब किया। 2019 में उन्होंने मैनपुरी में ही एक रैली की थी जिसमें मायावती के साथ उन्होंने डैश शेयर किया था। करहल से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीजेपी के टिकट पर मरकजी वजीर एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं। करहल को इसलिए भी कुरुक्षेत्र कहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ अभी मंगल की रात एसपी बघेल ने अपने काफिले पर हमले का इल्जाम लगाया था। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बीजेपी ने इस हमले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से भी की। सिर्फ यही नहीं, जो एसपी बघेल अखिलेश के खिलाफ मैदान में है वो कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे और उनके सिक्योरिटी गार्ड थे। वहीं अमित शाह ने भी करहल में एसपी बघेल के ताईद में इलेक्शन मीटिंग को मुखातिब किया। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश ने कहा था कि मैं पर्चा दाखिल करने के बाद सीधे 10 मार्च को आऊंगा, लेकिन हार के डर से उन्हें पहले ही आना पड़ा। यूपी में उन्होंने इतने साल तक हुकूमत चलाई और करहल में गरीबों को कोई काम नहीं दिया। सिर्फ करहल में कमल खिला दो पूरे यूपी से। उन्होंने कहा कि सिर्फ करहल में अगर बीजेपी जीतती है तो पूरे यूपी से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। कितने थे? जो कितने थे? और कोई जाति छोड़ो और कोई परिवार का भी स्थान नहीं। और संपत्ति मित्रों, भ्रष्टाचार इतना करा, अभी कानपुर में रेड पड़ी समाजवादी मित्र वाले के वहां। रेड के बाद ये पूरा स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां मिली, इतनी नोटों की गड्डियां। और जैसे ही रोड पर रेड पड़ी, अखिलेश जिनके पेट में मचलन, उन्होंने कहा क्यों रेड डाल रहे हो, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्यों अखिलेश बाबू, ये रुपया आपका था क्या? भाइयों बहनों युवाओं, मुझे बताओ। भीड़ है आज, इससे साबित हो रहा है कि जनता चाहती है कि यहाँ जनता की गरीबी है, बेरोजगारी है और सारे समस्या इनको कैसे हल किया जाए। किसान के सामने भी समस्या है, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए खाद और बीज इसकी सुविधा दी जाए और उसके बाद उसकी फसल की पैदावार को बेचने का प्रबंध किया जाए। इसकी सारी समस्या है। तो आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं जो हमारे किसान हैं, तो किसान को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए जिससे पैदावार बढ़े।
पैदावार बढ़ेगी तो किसान की हालत सुधरेगी। और दूसरी है, हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है। इन नौजवान को रोजगार और नौकरी का काम होना चाहिए, ये कोई सरकार नहीं। उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के तहत 14 फरवरी को 13 अजला की 70 सीटों पर वोटिंग हुई थी और कांग्रेस काफी मजबूत हालत में नजर आई। दरियासनात साबिक वजीर आला हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड भर से खुशखबरी मौसूल हो रही है और रियासत में हुकूमत कांग्रेस बनाएगी। ट्विटर पर मालूमात शेयर करते हुए हरीश रावत ने लिखा कि इंतखाबात में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है। मैं उन अच्छी खबरों के लिए तमाम हलकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अल्मोड़ा और हरिद्वार को बताना चाहता हूं कि मुझे फख्र है कि दोनों ही पार्लिमानी हलके मुझे नहीं भूले हैं। आपकी रहमतें हमेशा मेरे साथ हैं। आप मेरी जिंदगी के सफर के आखिर तक मुझ पर अपनी रहमतें कायम रखें। हरीश रावत ने मजीद लिखा कि मैं काबिल फख्र अवामी नुमाइंदे के तौर पर अपनी जिंदगी को अलविदा कहना चाहूंगा और अगर आपका प्यार मेरे साथ बरकरार रहता है तो ये मेरे लिए सबसे काबिल फख्र वाकया होगा। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब के एमपी मनीष तिवारी की पार्टी से तलखी बरकरार है। बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच एमपी तिवारी ने कहा कि वो कांग्रेस में किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार है। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने कई बार पहले भी कही है। 40 साल हमने अपनी जिंदगी के इस पार्टी को दिए हैं। हमारे खानदान ने मुल्क की सालमियत के लिए खून बहाया है। मैं एक आइडियोलॉजी की सियासत में यकीन रखता हूं। अगर कोई धक्का देकर निकालना चाहे तो कोई दूसरी बात है। उन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़कर गए अश्विनी कुमार के बारे में भी एक बयान दिया। कि हुण तो पंजाबी च सुन लिया। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के जाता है उससे जरूर पार्टी का नुकसान होता है। श्री अश्विनी कुमार जी कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे, पंजाब से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री रहे, हमारे सहयोगी रहे और अगर वो छोड़ के गए हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक गल होर भी है, ये ਜਿਹੜੀ राज सभा की कुत्ते झाक है ना, ये बंदे को बहुत कुछ कराउंदी है। क्या लालच के बदले जा रहे हैं? मैं हुण तुसीं कह के बहुत समझदार हूँ ते पंजाब च 7 राज सभा दी सीटां होणीਆਂ ने अप्रैल तो लैके जुलाई तक। ये ਜਿਹੜੀ राज सभा की कुत्ते झाक है ना, ਜਿਹੜੀ कुत्ते झाक है ना राज सभा की, ये बंदे नूं बड़ी खज्जल खुआर कर रही है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने जुमेरात के रोज एक लेटर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वजीर आला ममता बनर्जी से कहा कि वो अगले हफ्ते कभी भी राजभवन आकर बातचीत कर सकती हैं। इसे गवर्नर के सीएम से ताल्लुकात सुधारने की कोशिशों की तरह देखा जा रहा है। ये पेशकश तब आई है जब ममता बनर्जी ने गवर्नर को ट्विटर पर अनफॉलो और ब्लॉक कर दिया है। ममता ने 31 जनवरी को गवर्नर को यह कहते हुए ब्लॉक कर दिया था कि वो ओहदेदारों को अपने नौकरों की तरह ट्वीट करते हैं। इसके बाद गवर्नर धनखड़ ने कहा था कि ममता बनर्जी का ये कदम गैर कानूनी है या गैर पार्लिमानी है। दूसरी तरफ टीएमसी गवर्नर के खिलाफ असेंबली में एक पिटीशन लाने वाली है। खुद सीएम ममता बनर्जी मरकजी हुकूमत से कई बार गवर्नर को हटाने की मांग कर चुकी हैं। हरियाणा के बाशिंदों को निजी शोबे की नौकरियों में 75% कोटा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने के अबूरी फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को 4 हफ्तों में इस मामले का फैसला करने को कहा गया। अदालत ने कानून के तहत कोटा न देने पर कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। अदालत उस्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने अबूरी हुक्म के फैसले में वजूहात बयान नहीं की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 4 रियासतों आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में मामले हैं। आंध्रा में रोक नहीं लगाई गई है, झारखंड और महाराष्ट्र में चैलेंज नहीं किया गया। यह रिजर्वेशन 3rd और 4th क्लास के ओहदों के लिए है। अदालत पहले ही दाखिलों वगैरह में
डोमिसाइल की इजाजत दे चुकी है। उन रियासतों के मुकदमात को भी सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल किया जा सकता है या हाई कोर्ट के स्टे के उबूरी हुक्म पर रोक लगाकर मामले को दोबारा समाअत के लिए हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में अहम मुलजिम और मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिटिशनर ने मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। बता दें कि करीब 4 महीने तक जेल में बंद रहे आशीष मिश्रा को हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने अर्जी लगाई है। अर्जी में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का हुक्म अंदाजे के मुताबिक है। बेखौफ घूम रहे मुलजिम सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। गवाहों, किसानों और मुतासिरा खानदानों को भी खतरा है। SIT को सुप्रीम कोर्ट में फौरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जाए। यूपी और मरकजी हुकूमत को मुतासिरीन को फौरी मुआवजा देने के भी अहकाम दिए जाए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की साबिक CEO चित्रा रामकृष्णा के मुंबई में वाक़े घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। उन पर एक मजहबी गुरु के साथ सीक्रेट जानकारी शेयर करने का इल्जाम है। सेबी ने 11 फरवरी को रामकृष्णा पर जुर्माना लगाया था। मार्केट रेगुलेटर ने एक्सचेंज की सीक्रेट जानकारी को किसी अननोन शख्स के साथ शेयर करने के लिए चित्रा पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। रामकृष्णा ने दिसंबर 2016 को CEO का ओहदा छोड़ा था। चित्रा रामकृष्णा हिमालय के एक योगी की सलाह पर फैसले लेती थी। उन्हीं बाबा की सलाह पर उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज में एक ओहदा दिया था, जिसको लेकर काफी तनाजा पैदा हुआ था। जम्मू कश्मीर में ट्राउट मछलियों के लिए मशहूर बिरंगी नाला अचानक बने एक सिंक होल के वजह से 500 मीटर तक सूख गया है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले की पहाड़ी नदी में हुई इस वाकये के चलते हजारों ट्राउट मछलियों की मौत हो गई है। मकामी लोगों ने जमीन धंसने की वजह से एक वहां पे खौफ का माहौल बन गया है। साइंटिस्ट सिंक होल के बनने की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे होने वाले किसी नुकसान को रोका जा सके। दुनिया के सबसे बड़े और सिंगल पीस ब्लू हीरे के हांगकांग के सोथबी ऑक्शन हाउस में उसे बेचा जाएगा। सोथबाइज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि DBS कलिनन ब्लू हीरा अब तक का सबसे बड़ा और चमकीला हीरा है। सोथबाइज के एक ओहदेदार ने बताया कि यह हीरा 15.10 कैरेट का है और अप्रैल में इसकी बिक्री के लिए ऑक्शन हाउस में से पेश किया जाएगा। साउथ अफ्रीका के कलिनन खदान में पिछले साल मिले इस हीरे की कीमत 360 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऑक्शन हाउस ने उम्मीद जताई कि इस हीरे के ऑक्शन से $48 मिलियन की रकम जुटाई जा सकती है। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 21,28,149 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 12,065 अफराद ने अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासिरीन का मजमूई आंकड़ा 41,87,43,43,558 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 58,71,673 हो गई। जबकि दुनिया भर में फिलहाल 7,06,61,036 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,757 नए केसेस सामने आए। इस दौरान 66,457 मरीज ठीक हुए, जबकि 541 लोगों की मौत हो गई। इधर मरकजी हुकूमत ने मुल्क में कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए रियासतों से पाबंदियां कम या खत्म करने को कहा। हालांकि मरकज ने कहा है कि पॉजिटिविटी रेट का रिव्यू करने के बाद ही पाबंदियों में ढील देने पर फैसला लिया जाए। हुकूमत की एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक हिंदुस्तान में फरवरी के पहले हफ्ते में मिले कोरोना के मजमूई मामलों में से 95% ओमिक्रॉन के हैं। इससे माना जा रहा है कि हिंदुस्तान में डेल्टा के मुकाबले अब ओमिक्रॉन के मामले ही ज्यादा मिल रहे हैं, जिससे रिकवरी रेट में तेजी आई है। कोरोना से मरने वालों की तादाद में फरवरी के दूसरे हफ्ते में 3 दिन की राहत मिली है। अब इनमें एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई है। चारशंबे को कोरोना से मुल्क में 541 लोगों की मौत हुई। वहीं कोरोना से अब तक 5,10,000 लोग मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, आज की खास बात है बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल लीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।